अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तारीख में ना कुछ शख्सियात ऐसी आती हैं जो एक पहेली की तरह होती हैं, उन्हें समझना आसान नहीं होता। तो आज हम सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे ही हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद टू की बात करने वाले हैं। एक ऐसा दौर जो तजादात से भरा हुआ था। सोचने की बात है, उन्हें तारीख में दो बिल्कुल अलग नामों से जाना जाता है। कुछ के लिए वो एक अजीम खलीफा थे, लेकिन बहुत से लोग उन्हें सुर्ख सुल्तान यानी द रेड सुल्तान भी कहते हैं। अब एक ही इंसान की ये दो चेहरे, यही तो उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाते हैं। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस शख्सियत को ठीक से समझने के लिए हमें उनके दौरे हुकूमत के इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुखों को देखना पड़ेगा, जिन्होंने तारीख पर वाकई गहरे असरात छोड़े। पहले ज़रा उस वक्त के हालात को समझते हैं। जब सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड ने इख्तिदार संभाला ना, तो वो एक तरह से एक डूबते हुए जहाज़ के कप्तान थे। सल्तनत उस्मानिया अंदर से बगावतें, बाहर से यूरोप और रूस जैसी बड़ी ताकतों का ज़बरदस्त दबाव, हालात बहुत ख़राब थे। अच्छा, तो सबसे पहले उनकी शख्सियत का वो पहलू देखते हैं जिसके लिए उन्हें बहुत सराहा जाता है। सवाल ये, क्या वो वाकई आखिरी मजबूत खलीफा थे? चलिए देखते हैं कि उन्होंने खिलाफत के दिफा के लिए क्या किया। उनकी ज़िंदगी का सफ़र देखिए। 1842 में पैदा हुए, 1876 में तख्त पर बैठे और फिर पूरे 33 साल एक लंबा हंगामा खेज दौरे हुकूमत, जिसका इख्तिताम 1909 में उनकी माजूली पर हुआ। ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये एक पूरे अहद की कहानी है। उनके किरदार को समझने के लिए खलीफा का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। खलीफा सिर्फ एक बादशाह नहीं होता, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का रूहानी और सियासी लीडर होता है। और सुल्तान अब्दुल हमीद टू को अक्सर वो आखिरी खलीफा माना जाता है जिनके पास सच में आलमी ताकत थी। तो उनका असल प्लान क्या था? उनका मिशन ये था कि इस बिखरती हुई सल्तनत को इस्लामी शनाख्त और इत्तेहाद की बुनियाद पर दोबारा से जोड़ा जाए, ताकि वो अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के खतरात का मुकाबला कर सकें। चलिए अब उनकी कहानी के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जिस पर उनके हिमायती बहुत फ़ख्र करते हैं। उनकी वो ज़बरदस्त कोशिशें जिससे वो एक पुरानी सल्तनत को जदीद दुनिया के बराबर लाना चाहते थे। उनकी इस्लाहात की जो लहर थी ना, वो हर तरफ फैली। सोचिए, नए स्कूल्स, आला मियार की यूनिवर्सिटीज़, फिर पूरी सल्तनत में कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ सिस्टम का जाल बिछाना और स्ट्रेटेजिक रेलवेज बनाना। ये सब इसलिए था कि सल्तनत वक्त के साथ कदम मिलाकर चल सके। उनके प्रोजेक्ट्स में सबसे मशहूर थीं हिजाज और बगदाद रेलवेज। ये सिर्फ ट्रेन की पटरियां नहीं थीं, ये सल्तनत की शहर रगें थीं, उसकी आर्टरीज। इनका मकसद फौज को तेजी से पहुंचाना, तिजारत को बढ़ाना और मरकज का कंट्रोल मजबूत करना। मतलब इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है। यहां से कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। अब बात करते हैं उस कीमत की जो इन तमाम इस्लाहात के लिए चुकाई गई, यानी वो तरीके जो उन्होंने अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए। उनके तर्ज़े हुकूमत को आमिराना या ऑटोक्रेटिक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सारी पावर, सारा इख्तियार सिर्फ एक शख्स के हाथ में। कोई रोक टोक नहीं, कोई सवालो जवाब नहीं। जो सुल्तान ने कह दिया, बस वही कानून है। और यही वो बात थी जिसने उन्हें इतना मुतनाज़ा बना दिया। यहाँ आकर उनके दौर का वो बुनियादी तजाद बिल्कुल साफ नजर आता है। गोल अच्छा था, सल्तनत को जदीद बनाना, उससे जोड़ना, लेकिन उससे हासिल करने का तरीका सख्त तरीन अमराना कंट्रोल। और यही वो कशमकश है जो उनकी पूरी हुक्मरानी पर हावी रही। तो फिर ये सुर्ख सुल्तान का लक़ब कहाँ से आया? ये नाम उन्हें अपने मुखालिफिन को बेरहमी से कुचलने और हर किस्म की सियासी आज़ादी को ख़त्म करने पर मगरबी दुनिया ने दिया था, और ये लक़ब हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ गया। तो इतना ताकतवर हुक्मरान, उसका ज़वाल कैसे हुआ? अक्सर ऐसा होता है कि सख्ती जब हद से बढ़ जाए तो वो अपने ही खिलाफ हो जाती है। उनकी पॉलिसीज़ ने उनके खिलाफ बगावत की आग भड़का दी। यंग टर्क्स नाम की एक तहरीक ने इस बेचैनी का फ़ायदा उठाया और 1909 में एक कामयाब बगावत के जरिए उन्हें तख्त से उतार दिया गया। तो इन सब के बाद उन्हें कैसे याद रखा जाए? अब उस तारीखी बहस पर नज़र डालते हैं जो उनकी विरासत के बारे में एक सदी गुजरने के बाद भी जारी है। उनकी विरासत पर मुअर्रिखीन आज भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक कैंप उन्हें एक हीरो मानता है, एक दूरंदेश लीडर जिसने डूबती हुई सल्तनत को बचाने की कोशिश की, जबकि दूसरा कैंप उन्हें एक जालिम डिक्टेटर समझता है जिसने लोगों से उनकी आज़ादी छीन ली। लेकिन एक चीज़ है जिस पर शायद कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता, उन्हें पसंद करें या नफरत, सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड का नाम उस्मानी खिलाफत के आखिरी ताकतवर दौर से हमेशा के लिए जुड़ चुका है। उनके जाने के बाद सल्तनत फिर कभी उस तरह संभल नहीं सकी।
تو آخر میں سوال وہی کا وہی ہے، کیا سلطان عبد الحمید سیکنڈ وہ مضبوط لیڈر تھے جس کی سلطنت کو اس وقت شدید ضرورت تھی، جس نے اسے کچھ اور سانسیں دے دیں، یا ان کی اپنی ہی پالیسیز سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید تاریخ ہمیشہ تلاش کرتی رہے گی۔